आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कहानी खोया हुआ मोती लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद ज़रूर आएगी। और वो श्रोता जो मेरे इस चैनल पर पहली बार इन कहानियों का वाचन सुन रहे हैं, अगर उनको वाचन पसंद आता है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस छोटी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। मैंने अपनी नौका का स्नान घाट की टूटी फूटी सीढ़ियों के करीब लंगर डाला। सूर्य छिप चुका था। नाविक नौका के तख्ते पर ही मगरिब की नमाज अदा करने लगा। प्रत्येक सजदे के बाद उसकी काली छाया सिंदूरी आसमान के नीचे एक चमक के समान खिंच जाती। नदी के किनारे एक टूटी फूटी इमारत खड़ी थी, जिसका छज्जा इस प्रकार झुका हुआ था कि उसके गिर पड़ने की हर वक्त भारी आशंका रहती थी। उसके दरवाजों और खिड़कियों के किवाड़ बहुत पुराने और ढीले हो चुके थे। चारों तरफ शून्यता छाई हुई थी। उस शून्य वातावरण में अचानक एक मनुष्य की आवाज मेरे कानों में सुनाई पड़ी तो मैं कांप उठा। आप कहां से आ रहे हैं? मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो एक पीले, लंबे और बूढ़े मनुष्य की सूरत दिखाई पड़ी, जिसकी हड्डियां निकली हुई थीं। दुर्भाग्य के लक्षण सिर से पैर तक प्रकट हो रहे थे। वो मुझसे मात्र 2-4 सीढ़ियां ऊपर खड़ा था। सिल्क का मैला कोट और उसके नीचे एक मैली सी धोती बांधे हुए उसका कमजोर शरीर, उतरा हुआ मुंह और लड़खड़ाते हुए कदम बता रहे थे कि उस क्षुधा पीड़ित मनुष्य को शुद्ध हवा से अधिक भोजन की आवश्यकता है। मैं रांची से आ रहा हूं। ये सुनकर वो मेरे बराबर उसी सीढ़ी पर आ बैठा। और आपका काम? व्यापार करता हूं। किस चीज का? इमारती लकड़ी, रेशम और त्रिफला का। आपका नाम क्या है? एक क्षण सोचने के बाद मैंने अपना एक कृत्रिम नाम बता दिया, किंतु वो अब मुझे एकटक देखता रहा। परंतु आपका यहां आना कैसे हुआ? मैंने कहा, वायु परिवर्तन के लिए। ये भी खूब रही। मैं लगभग 6 साल से रोजाना यहाँ की ताज़ी हवा पेट भर कर खा रहा हूँ, और साथ ही 15 ग्रेन कुनैन भी। परंतु कुछ अंतर नहीं हुआ। कोई फायदा दिखाई ही नहीं देता। किंतु रांची और यहाँ की जलवायु में तो जमीन आसमान का अंतर है। जी, इसमें कोई शक नहीं। किंतु आप यहाँ ठहरे किस स्थान पर हैं? क्या इसी मकान में? शायद उस व्यक्ति को संदेह हो गया था कि मुझे उसके किसी गड़े हुए धन का कहीं से सुराग मिल गया है, और मैं उस जगह पर ठहरने के लिए नहीं, बल्कि उसके गड़े हुए धन पर अपना अधिकार जमाने आया हूं। मकान की भलाई बुराई के संबंध में एक भी शब्द कहे बिना उसने अपने उस मकान के स्वामी की 15 वर्ष पहले की एक कहानी सुनानी आरंभ कर दी। उसकी गंजी खोपड़ी में गहरी और चमकदार काली आंखें मुझे कॉलरिज के पुराने नाविक की याद दिला रही थी। वो एक स्थानीय स्कूल में अध्यापक था। नाविक ने समाज से अलग होकर रोटी बनानी शुरू कर दी। सूर्यास्त होने के समय आकाश से सिंदूरी रंग पर अधिकार जमाने वाली अंधेरी में वो खंडर भवन एक विचित्र सा भयानक दृश्य प्रदर्शित कर रहा था। मेरे पास सीढ़ी पर बैठे हुए उस दुबले और लंबे स्कूल मास्टर ने कहा, मेरे इस गांव में आने से लगभग 10 साल पहले एक आदमी फणिभूषण सहाय इस मकान में रहता था। उसका चाचा दुर्गा मोहन बिना अपने किसी उत्तराधिकारी के ही मर गया, जिसकी सारी जमीन जायदाद और लंबा चौड़ा व्यापार का अकेला वही अधिकारी था। पाश्चात्य शिक्षा और नई सभ्यता का भूत फणिभूषण पर सवार था। कॉलेज में कई सालों तक वो शिक्षा प्राप्त कर चुका था। वो अंग्रेजों की तरह कोठी में जूता पहने फिरा करता था। ये कहने की आवश्यकता नहीं कि ये लोग उनके साथ कोई व्यापारिक रियायत देने के रवादार न थे। वो भली प्रकार जानते थे कि फणिभूषण आखिर एक नए बंगाल की हवा में सांस ले रहा है। इसके अलावा एक और बला उसके सिर पर सवार थी, अर्थात उसकी पत्नी परम सुंदरी थी। ये सुंदर बला और पाश्चात्य शिक्षा दोनों उसके पीछे ऐसी पड़ी थी कि तौबा भली। खर्च हद से ज्यादा था। तनिक शरीर गर्म हुआ और झट सरकारी डॉक्टर खट खट करते आ पहुंचते। विवाह तो शायद आपका भी हो चुका है।
आपको भी वास्तव में यह अनुभव हो गया होगा कि स्त्री कठोर आदत वाले पति को सर्वदा पसंद करती है। वो अभागा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के प्रेम से वंचित हो, ये न समझ बैठे कि इस धन से मालामाल नहीं या सौंदर्य से वंचित है। विश्वास कीजिए, वो अपनी सीमा से अधिक कोमल प्रकृति और प्रेम के कारण इसी दुर्भाग्य में फंसा हुआ है। मैंने इस विषय में खूब सोचा है और फिर इस बात पर पहुंचा हूं, और ये है भी ठीक। पूछिए क्यों? लीजिए, इस प्रश्न का संक्षिप्त और विस्तृत उत्तर इस प्रकार है। ये तो आप अवश्य मानेंगे कि कोई भी आदमी उस समय तक वास्तविक खुशी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास अपने जन्मजात विचार और स्वाभाविक योग्यताओं को प्रकट करने के लिए एक विस्तृत क्षेत्र न हो। हिरण को आपने देखा ही है, वो अपने सींगों को पेड़ से रगड़कर आनंद प्राप्त करता है, नरम और नाजुक केले के खंबे से नहीं। सृष्टि के आरंभ से ही नारी जाति इस जंगी और कठोर स्वभाव पुरुष को जीतने के लिए खास तरीके सीखती चली आ रही है। यदि उसे पहले से ही आज्ञाकारी पति मिल जाए तो उसको वो आकर्षक हथकंडे जो उसको माँ और दादियों से बपौती रूप में मिले हैं और लंबे समय से लगातार चलते रहने की वजह से हद से अधिक सच भी सिद्ध हुए हैं, न केवल बेकार रह जाते हैं बल्कि स्त्री को भार स्वरूप मालूम होने लगते हैं। स्त्री अपने अपूर्व सौंदर्य के बल पर व्यक्ति का प्रेम और उसकी आज्ञाकारिता प्राप्त करना चाहती है, किंतु जो पति स्वयं ही उनके सौंदर्य के सामने झुक जाए वो वास्तव में दुर्भाग्यशाली होता है, और उससे अधिक उसकी पत्नी। वर्तमान सभ्यता ने ईश्वर प्रदत्त उपहार अर्थात पुरुष की सुंदर कठोरता उससे छीन ली है। पुरुष ने अपनी निर्बलता से स्त्री के दाम्पत्य बंधन को किसी हद तक ढीला कर दिया है। मेरी इस कहानी का अभागा फणिभूषण भी इस नई सभ्यता की छलना से छला हुआ था, और यही वजह थी कि ना वो अपने कारोबार में सफल था और ना ही गृहस्थ जीवन से संतुष्ट। यदि एक ओर वो अपने कारोबार में फायदे से बेखबर था तो दूसरी ओर अपनी पत्नी के पतित्व अधिकार से खफा। फणिभूषण की पत्नी मणिमालिका को प्रेम और विलास की सामग्री बिना मांगे मिली थी। उसे और बहुमूल्य साड़ियों के लिए अनुनय विनय तो क्या, पति से कहने की जरूरत तक न होती थी। सोने के आभूषणों के लिए उसे झुकना न पड़ता था, इसलिए उसके त्रियोचित स्वभाव को आज्ञा देने वाले स्वर का जीवन में कभी एहसास ही न हुआ था। यही कारण था कि वो अपनी प्यार की भावनाओं में आवेश की स्थिति पैदा न कर पाती थी। उसके कान लो स्वीकार करो के मधुर शब्दों से परिचित थे, किंतु उसके होठ लाओ और दो से सर्वथा अपरिचित। उसके सीधे स्वभाव का पति इस झूठी भावना की कहावत में प्रसन्न था कि कर्म किए जाओ, फल की कामना मत करो, तुम्हारा परिश्रम कभी अकारत नहीं जाएगा। वो इसी मिथ्या भावना के पीछे हाथ पैर मारे जा रहा था। परिणाम ये हुआ कि उसकी पत्नी उसे ऐसे मशीन समझने लगी जो बिना चलाए चलती है। खुद ही बिना कुछ कष्ट किए सुंदर साड़ियां और कीमती जेवरात बनाकर उसके कदमों पर डालती रही। उसके पुर्जे इतने ताकतवर और टिकाऊ थे कि कभी भी उनको तेल देने की जरूरत न होती थी। फणिभूषण की जन्मभूमि और रहने की जगह करीब ही एक देहात का गांव था, किंतु उसके चाचा के व्यापार का मुख्य स्थान यही शहर था। इसी वजह से उसकी उम्र का अधिक भाग यही व्यतीत हुआ था। वैसे माँ मर चुकी थी, परंतु मौसी और मामियाँ ये सब ईश्वर की कृपा से विद्यमान थी। परंतु वो शादी के बाद ही फौरन मणिमल्लिका को अपने साथ ले गया। उसने विवाह अपने सुख के लिए किया था, ना कि अपने संबंधियों की सेवा के लिए। पत्नी और उसके अधिकारों में जमीन आसमान का अंतर है। पत्नी को प्राप्त कर लेना और फिर उसकी देखभाल करना उसको बनाने के लिए काफी नहीं हुआ करता। मणिमल्लिका सोसाइटी की अधिक भक्त न थी, इसलिए बेकार का व्यय भी न करती थी, बल्कि इसके प्रतिकूल बड़ी सावधानी रखने वाली थी। जो उपहार फणिभूषण उसको एक बार ला देता, फिर क्या मजाल कि उसको हवा भी लग जाए। वो सावधानी से सब रख दिया जाता। कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी पड़ोसन को उसने भोजन पर बुलाया हो। वो उपहार या भेंट लेने देने के पक्ष में भी न थी। सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि 24 साल की उम्र में भी मणिमल्लिका 14 वर्ष की सुंदर युवती दिखाई देती थी। ऐसा मालूम होता मानो उसका रूप लावण्य केवल स्थायी ही नहीं बल्कि चिरस्थायी रहने वाला है। मणिमल्लिका के पार्श्व में न तो बर्फ का टुकड़ा था जिस पर प्रेम की कुछ भी आंच न पहुंची थी, फिर वो पिघलता क्यों और उसका यौवन ढलता किस प्रकार।
जो पेड़ पत्तों से लदा है अक्सर फल से वंचित रहता है। मणिमल्लिका का सौंदर्य भी फलहीन था। वो संतानहीन थी। रख रखाव और व्यक्तिगत देखरेख करती भी तो काहे की। उसका सारा ध्यान अपने आभूषणों पर ही केंद्रित था। संतान होती तो वसंत की मीठी मीठी धूप की तरह उसके बर्फ के हृदय को पिघलाती और वो साफ जल उसके गृहस्थ जीवन के मुरझाए हुए पेड़ को हरा कर देता। मणिमल्लिका गृहस्थी के कामकाज और मेहनत से भी न कतराती थी। जो काम वो खुद कर सकती उसका पारिश्रमिक देना उसे खलता था। दूसरों के दुख का न उसे ध्यान था और न नाते रिश्तेदारों की चिंता। उसको बस अपने काम से काम था। इस शांत जीवन के कारण वो स्वस्थ और सुखी थी। ना कभी फिक्र होती थी, ना कभी कोई दुख होता था। प्राय पति इसे संतोष तो क्या सौभाग्य समझेंगे, क्योंकि जो पत्नी हर समय फरमाइशें लेकर पति की छाती पर चढ़ती रहे वो सारे गृहस्थ के लिए एक सिरदर्द ही साबित होती है। कम से कम मेरी तो यही सलाह है कि हद से ज्यादा हुआ प्रेम पत्नी के लिए संभवतः गौरव की बात हो, किंतु पति के लिए एक मुसीबत से कम नहीं। सोचिए तो सही कि क्या पुरुष का यही काम रह गया है कि हर वक्त यही तौलता जोखता रहे कि उसकी पत्नी उसे कितना प्यार करती है। मेरा तो ये दृष्टिकोण है कि गृहस्थ का जीवन उस समय अच्छा बीतता है जब पति अपना काम करे और पत्नी अपना। स्त्री का सौंदर्य और प्रेम यानी त्रिया चरित्र आदमी की बुद्धि से ऊपर की चीज है, किंतु स्त्री पुरुष के प्रेम के उतार चढ़ाव और उसके न्यूनाधिक अंतर को गंभीर दृष्टि से देखती रहती है। वो शब्दों के लहजे और छिपी हुई बात के अर्थ को तुरंत ही अलग कर लेती है। इसका कारण केवल ये है कि जीवन के व्यापार में स्त्री की पूंजी ले देकर केवल व्यक्ति का प्रेम है। यही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। अगर वो पुरुष की रुचि के प्रवाह को अपनी जीवन नैया के वितान से स्पर्श करने में सफल हो जाए तो संभवतः नैया अभिप्राय के तट तक पहुंच जाती है। इसीलिए प्रेम की कल्पनात्मक मशीन पुरुष के हृदय में नहीं, स्त्री के हृदय में लगाई गई है। प्रकृति ने पुरुष और स्त्री की रुचि में स्पष्ट रूप से अंतर रखा है, किंतु पाश्चात्य सभ्यता इस स्त्री पुरुष के अंतर को मिटा देने पर तुली हुई है। स्त्री पुरुष बनती जा रही है और पुरुष स्त्री बनता जा रहा है। स्त्री पुरुष के चरित्र तथा उसके कार्य क्षेत्र को अपने जीवन की पूंजी और पुरुष त्रयोचित चरित्र तथा नारी कर्म क्षेत्र को अपनी जिंदगी का आनंद समझने लगे हैं। इसीलिए ये कठिन हो गया है कि शादी के समय कोई पुरुष ये कह सके कि वधू स्त्री है या स्त्री नुमा पुरुष, या इसी प्रकार स्त्री अनुमान लगा सकती है कि जिसके पल्ले वो बंध रही है वो पुरुष है या पुरुषनुमा स्त्री, इसीलिए कि अंतर केवल दिल का है। पर क्या जाने कि व्यक्ति का हृदय मर्दाना है या जनाना। मैं बहुत देर से आपको सूखी बातें सुना रहा हूं, परंतु किसी हद तक माफी के योग्य भी हूं। मैं अपनों से दूर निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा हूं। मेरी दशा उस तमाशा देखने वाले दर्शक के समान है जो दूर से गृहस्थ जीवन का तमाशा देख रहा हो और वो उसके गुणों से फायदा उठाकर केवल उसके लिए कुछ सोच सकता हो। इसीलिए दाम्पत्य जीवन पर मेरे विचार अत्यंत गंभीर हैं। मैं अपने शिष्यों के सम्मुख तो वो विचार प्रकट नहीं कर सकता, इसी कारण आपके सामने प्रकट करके खुद को हल्का कर रहा हूं। आप छुट्टी के समय इन पर विचार करिएगा। सारांश ये है कि यद्यपि गृहस्थ जीवन में प्रकट रूप में कोई कष्ट फणिभूषण को न था, समय पर भोजन मिल जाता, घर का प्रबंध भी सुचारू रूप से चल रहा था, किंतु फिर भी एक प्रकार की बेचैनी और अविश्वास उसके दिल में समाया हुआ था और वो नहीं समझ पाता था कि वो है क्या। उसकी हालत उस बच्चे के समान थी जो रो रहा है और नहीं जानता कि उसके दिल में कोई इच्छा है या नहीं। अपनी जीवन संगिनी के मन में घर रूपी खाली जगह को वो सुनहरे और मूल्यवान आभूषणों तथा इसी प्रकार के अन्य उपहारों से भर देना चाहता था। उसका चाचा दुर्गा मोहन दूसरी तरह का आदमी था। वो अपनी पत्नी के प्रेम को किसी भी कीमत पर क्रय करने के पक्ष में न था और ना ही वो प्रेम के विषय में चिड़चिड़े स्वभाव का था। फिर भी अपनी जीवन संगिनी के प्रेम की प्राप्ति के लिए भाग्यशाली था। जिस प्रकार एक सफल दुकानदार को कहीं तक बेलिहाज होना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार एक सफल पति बनने के लिए पुरुष को कहीं तक कठोर स्वभाव का बन जाना भी बहुत जरूरी है। प्रार्थना पूर्वक आपको मैं ये सीख देता हूं। ठीक उसी समय गीदड़ों की चीख पुकार जंगल में सुनाई दी। ऐसा ज्ञान होता था कि या तो स्कूल के अध्यापक के दाम्पत्य जीवन के मनोविज्ञान पर घिनौना मजाक कर रहे हैं
या आप फणिभूषण की कहानी के प्रवाह को कुछ क्षणों के लिए उस चीख पुकार से रोक देना चाहते हैं? फिर भी बहुत जल्दी वो चीख पुकार रुक गई और पहले से भी गहन अंधेरी और शून्यता वायुमंडल पर छा गई। किंतु स्कूल के अध्यापक ने कहानी दोबारा शुरू की। अचानक फणिभूषण के बड़े व्यवसाय में शिक्षाप्रद अवनति दृष्टिगोचर हुई। ये क्यों हुआ? इसका उत्तर अभी मेरी समझ से परे है। संक्षिप्त में ये कि बुरे वक्त ने उसके लिए बाजार में साख रखना कठिन कर दिया। यदि किसी प्रकार कुछ दिनों के लिए वो एक बड़ी पूंजी प्राप्त करके मंडियों में फैला सकता तो हो सकता है कि बाजार से माल को न खरीदने के तूफान से बच निकलता। किंतु इतनी बड़ी रकम तुरंत प्रबंध करना खाला का घर न था। यदि स्थानीय साहूकारों से कर्ज मांगता तो अनेक प्रकार की अफवाहें फैल जाती और उसकी साख को असहनीय नुकसान पहुंचाती। यदि पत्र व्यवहार से भुगतान का ढंग करता तो रुक्का या पर्चे के बिना संभव न था और इससे उसकी ख्याति को बहुत बड़ा आघात पहुंचने की संभावना थी। केवल एक चाल थी कि पत्नी के आभूषणों पर रुपया प्राप्त किया जा सकता है और ये विचार उसके दिल में पक्का हो गया। फणिभूषण मणिमालिका के पास गया, परंतु वो ऐसा पति न था कि पत्नी से स्पष्ट और सरलता से कह सके। दुर्भाग्यवश उसे अपनी पत्नी से उतना गहरा प्रेम था जैसा कि उपन्यास के किसी नायक को नायिका से हो सकता है। सूर्य का आकर्षण पृथ्वी पर ज्यादा है किंतु अधिक प्रभावशाली नहीं। यही हालत फणिभूषण के प्रेम की थी। उस प्रेम का मणिमल्लिका के हृदय पर कोई असर न था, किंतु मरता क्या न करता। उस प्रेम में आर्थिक कठिनाई की चर्चा, प्रेनोट, कर्जे का कागज, बाजार के उतार चढ़ाव की दशा, इन सब बातों को कंपित और अस्वाभाविक स्वर में फणिभूषण ने अपनी पत्नी को बताया। झूठे मान, असत्य विचार और भावावेश में साधारण सी समस्या कठिन बन गई। अस्पष्ट शब्दों में विषय की गंभीरता बताकर डरते डरते अभागे फणिभूषण ने कहा, तुम्हारे आभूषण। मणिमल्लिका ने न हाँ कही और न उसके मुंह से कुछ ज्ञात होता था। उस पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। फणिभूषण के हृदय को गहरी ठेस पहुंची, किंतु उसने प्रकट नहीं होने दिया। उसमें पुरुषों की सी वो हिम्मत न थी कि प्रत्येक वस्तु का वो प्रतिदिन निरीक्षण करता। उसके इनकार पर उसने किसी प्रकार की चिंता प्रदर्शित न की। वो ऐसे विचारों का व्यक्ति था कि प्रेम के संसार में शक्ति और आधिक्य से काम नहीं चल सकता। पत्नी की स्वीकृति के बिना वो आभूषणों को छूना भी पाप समझता था। इसलिए हताश होकर रुपए की प्राप्ति के लिए युक्तियां सोचकर कलकत्ता चला गया। पत्नी अपने पति को जानती है, उसकी नस नस से वाकिफ होती है, पर पति अपनी पत्नी के चरित्र का इतना गंभीर अध्ययन नहीं कर सकता। यदि पति कुछ गंभीर व्यक्ति हो तो पत्नी के चरित्र के कुछ भाग उसकी तेज नजर से बचकर जान लेता है। शायद ये सच है कि मणिमल्लिका ने फणिभूषण को अच्छी तरह ना समझा। एक पाश्चात्य व्यक्ति का व्यक्तित्व मूर्ख स्त्री के अंधविश्वास जैसे जीवन और उसकी समझबूझ से अक्सर ऊंचा होता है। वो स्वयं स्त्री की तरह एक रोमांचकारी व्यक्ति बनकर रह जाता है और इसी कारण पुरुष की उन दशाओं में किसी में भी फणिभूषण को पूरी तरह शामिल नहीं किया जा सकता। मूर्ख अंधा जंगली। मणिमल्लिका ने अपने बड़े सलाहकार मधुसूदन को बुलाया। ये दूर के रिश्ते का चचेरा भाई था और फणिभूषण के कारोबार में एक आसामी की तरह देखरेख पर नियुक्त था। योग्यता के कारण नहीं, बल्कि रिश्तेदारी के जोर पर वो उस आसामी पर अधिकार जमाए हुए था। काम की चतुराई के कारण नहीं, बल्कि रिश्तेदारी की धौंस में प्रत्येक महीने वेतन से भी अधिक रकम ले उड़ता था। मणिमल्लिका ने सारी राम कहानी उसको सुनाई और आखिर में पूछा, क्या करूं? कोई अच्छी सलाह दो। मधु ने बुद्धिमता और दूरदर्शिता के ढंग से सिर हिलाकर कहा, मेरा माथा ठनकता है, इस मामले में कुशल दिखाई नहीं देती आपा। सांसारिक बुद्धिहीन व्यक्तियों को हर कार्य में शक ही दिखाई दिया करता है, उनको किसी काम में कुशल नहीं दिखाई देती। फणिभूषण को रुपया तो मिलने से रहा, आखिर में तुम्हें आभूषणों से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। सांसारिक समस्याओं और पुरुष तथा नारी के संबंध में जो मणिमल्लिका ने अपने व्यक्तिगत विचार थे, उसके प्रकाश में मधु के निकाले हुए परिणाम का पहला भाग संभावित और दूसरा सच मालूम होता था। यकीन उसके हृदय से जाता रहा था। संतान उसके थी नहीं, बाकी रहा पति। वो किसी गिनती में न था, इसलिए कि सारा ध्यान अपने आभूषणों पर ही केंद्रित था। इन्हीं से उसके हृदय की प्रसन्नता थी।
ये ही उसको संतान के समान प्यारे थे। संतान को माँ से छीन लीजिए, फिर देखिए ममता की क्या दशा होती है। यही दशा मणिमल्लिका की थी। उसका ये विचार था कि उसके आभूषण पति के मंसूबों की भेंट हो जाएंगे। फिर मुझे क्या करना चाहिए? अभी तुम मैके चली जाओ, सारे आभूषण वहां छोड़ आओ, चालाक मधु ने कहा। इस प्रकार उसकी हांडी को भी बघार लगता है। यदि सारे नहीं तो कुछ आभूषण तो मधु को अपने हत्थे चढ़ने की भी उम्मीद थी। मणिमल्लिका उसी समय राजी हो गई। बढ़ते हुए अंधकार से स्कूल के अध्यापक पर भी गंभीरता छा गई थी, किंतु कुछ पलों के बाद उसने फिर वर्णन शुरू किया। झुटपुटे के समय, जबकि सावन की घटाएं आसमान पर डेरा जमाए हुई थीं, बारिश मूसलाधार हो रही थी। एक नौका ने रेतीली सीढ़ियों पर लंगर डाला। दूसरे दिन सुबह घटाघोप अंधेरे में मणिमल्लिका आई। एक मोटी चादर में सिर से पांव तक लिपटी हुई नौका पर सवार हो गई। मधु, जो रात में उसी नौका में सोया हुआ था, उसकी आहट से जाग गया। आभूषणों की संदूकची मुझे दे दो ताकि मैं इसे सुरक्षित रख लूं। अभी ठहरो, जल्दी क्या है, तुम चलो तो सही, आगे देखा जाएगा। नौका का लंगर उठा और वो बहती हुई नदी में लहरों से जूझने लगी। मणिमल्लिका ने सारे आभूषण एक एक करके पहन लिए। संदूक में बंद करके ले जाना असुरक्षित मालूम होता था। मधु हक्का बक्का रह गया जब उसने देखा कि मणि के पास संदूकची नहीं है। इसकी कल्पना भी न थी कि उसने आभूषणों को प्राणों से लगा रखा है। चाहे मणिमल्लिका ने फणिभूषण को न समझा था, किंतु मधु के चरित्र का बिल्कुल ही सही अंदाजा लगाया था। जाने से पहले मधु ने फणिभूषण के एक विश्वासी मुनीम को लिख भेजा था कि मैं मणिमल्लिका के साथ उसको मैके पहुंचाने जा रहा हूं। वो संसार का अनुभवी और बड़ी उम्र का था और फणिभूषण के पिता के समय से ही उसके साथ था। उसको मणिमल्लिका के जाने से बहुत चिंता और शक हुआ। उसने अपने मालिक को फौरन लिखा, कादरी और खैरख्वाही से उसे प्रेरणा दी और अपने पत्र में अपने मालिक को खूब खरी खरी सुनाई। पति की लाज और दूरदर्शिता दोनों का ये अर्थ नहीं है कि पत्नी को इस प्रकार आजाद छोड़ दिया जाए। मणिमल्लिका के हृदय के संदेह को फणिभूषण समझ गया। उसे बहुत दुख हुआ। वो इस संबंध में एक शब्द भी शिकायत का जबान पर नहीं लाया। अपमान और कष्ट सहे, किंतु उसने मणिमल्लिका पर कोई दबाव डालना ठीक न समझा। किंतु फिर भी इतना अविश्वास। सालों से वो मेरे एकांत और सांसारिक साथी रही है। आश्चर्य है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं समझा। इस मौके पर कोई और होता तो क्रोधावेश में न जाने क्या कर बैठता, किंतु फणिभूषण मौन था और अपना दुख प्रकट करके मणिमल्लिका को दुखित करना ठीक नहीं समझता था। पुरुष को चाहिए कि वो दवानल की भांति जरा जरा सी बात पर भड़क जाए। जब औरत सावन के बादलों की तरह बात बात पर आंसुओं की झड़ी लगा देती है, किंतु वो पहले के दिन कहाँ। फणिभूषण मणिमल्लिका को उसकी गैर मौजूदगी में बिना सूचना दिए जाने के विषय में कोई डांट फटकार का नाम तक जबान पर न लाएगा। रुपए की वसूली में फणिभूषण सफल हो गया। उसके कारोबारी रास्ते खुल गए कि आभूषण मैके में छोड़कर मणिमल्लिका घर को वापस आ गई होगी। 10 दिन पहले का तुच्छ और असफल प्रश्नकर्ता जब मस्तानी चाल से घर में कदम रखेगा और पत्नी की दृष्टि उसकी सफलता से दमकते हुए मुख पर पड़ेगी, तो वो अपने इनकार पर स्वयं लज्जित होगी और अपनी नादानी पर पश्चाताप प्रकट करेगी। इन्हीं विचारों में मगन फणिभूषण शयन कक्ष में पहुंचा, परंतु दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था। ताला तुड़वाकर अंदर घुसा तो तिजोरी के किवाड़ खुले पड़े थे। इस आघात से वो लड़खड़ा गया। शुभ चिंता और प्रेम उस समय उसके पास निरर्थक और अस्पष्ट शब्द थे। सोने का पिंजरा, जिसकी प्रत्येक सुनहरी तीली को उसने अपने प्राण और आन का मूल्य देकर प्राप्त किया था, टूट चुका था और खाली पड़ा था। अब वो दिवालिया हो चुका था और सिवाय गहरी सांस, आंसू और हृदय की गहरी वेदना के अलावा उसके पास कुछ भी न था। मणिमल्लिका को बुलाने का ध्यान भी उसके हृदय में न आया। उसने ये तय कर लिया कि अब चाहे आए या ना आए, किंतु बूढ़ा मुनीम इस फैसले के खिलाफ था। वो प्रार्थना कर रहा था कि कम से कम कुशल क्षेम अवश्य पूछनी चाहिए। इतनी देरी का कोई कारण समझ में नहीं आता। उसके अनुरोध से विवश होकर मणिमल्लिका के मैके को आदमी भेजा गया, किंतु वो ये अशुभ समाचार लाया कि ना यहाँ मणिमल्लिका आई है, न मधु। ये सुना तो पांव तले की जमीन निकल गई।
नदी पार आदमी दौड़ाए गए, खोज और प्रयत्न में किसी प्रकार की कमी न रखी, लेकिन पता न चलना था और न चला। ये भी मालूम न हो सका कि नौका किस दिशा में गई है और नौका का नाविक कौन था। हताश फणिभूषण हृदय मरसोस कर बैठ गया। कृष्ण जन्माष्टमी की संध्या थी, बारिश हो रही थी। फणिभूषण शयन कक्ष में अकेला था। गांव में एक व्यक्ति भी शेष न था। जन्माष्टमी के मेले ने गांव का गांव सूना कर दिया था। मेले की चहल पहल और महाभारत के नाटक के शौक ने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को खींच लिया था। शयन कक्ष की खिड़की का एक किवाड़ बंद था। फणिभूषण दीन दुनिया से बेखबर बैठा था। शाम का झुटपटा रात के गहन अंधेरे में बदल गया, किंतु इस डरावने अंधेरे, मूसलाधार वर्षा और ठंडी वायु का उसको ध्यान भी न था। दूर से गाने की मीठी ध्वनि से उसकी श्रवण शक्ति सर्वथा बेसुध थी। दीवार पर विष्णु और लक्ष्मी के चित्र लगे हुए थे। फर्श एकदम साफ था और प्रत्येक वस्तु ठीक स्थान पर रखी हुई थी। पलंग के पास एक खूंटी पर एक सुंदर और आकर्षक साड़ी लटकी हुई थी। सिराहने एक छोटी सी मेज पर पान का बीड़ा खुद मणिमल्लिका के हाथ का बना हुआ रखा रखा सूख रहा था। विभिन्न वस्तुएं सलीके से अपने अपने स्थान पर रखी हुई थीं। एक ताक में मणिमल्लिका का प्रिय लैंप खड़ा हुआ था, जिसको वो अपने हाथ से प्रकाशित किया करती थी और जो उसकी अंतिम विदाई का स्मरण करा रहा था। मणि की याद में इन संपूर्ण वस्तुओं का मौन रुदन उस कमरे को कामना का शोक स्थल बनाए हुए था। फणिभूषण का हृदय खुद कह रहा था, प्यारी मणि, आओ और अपने प्राणमय सौंदर्य से इन सब में प्राण फूंक दो। कहीं लगभग आधी रात में जाकर बूंदों की तड़तड़ थमी, किंतु फणिभूषण इसी विचार में खोया बैठा था। अंधेरी रात के असीमित धुंधले वायुमंडल पर मृत्यु के राज का सिक्का चल रहा था। फणिभूषण की दुखती हुई आत्मा का रुग्ण स्वर इतना पीड़ामयी था कि यदि मृत्यु की नींद सोने वाली मणिमल्लिका भी सुन पाए तो एक बार आंखें खोल दे और अपने सोने के आभूषण पहने हुए उस अंधेरे में ऐसी प्रकट हो जैसे कसौटी के पत्थर पर किंचित सुनहरी रेखा। अचानक फणिभूषण के कान में किसी के पैरों की सी आहट सुनाई दी। ऐसा मालूम होता था कि नदी तट से वो उस घर की ओर वापस आ रही है। नदी की काली लहरें रात के अंधेरे में मालूम न होती थी। उम्मीद की खुशी ने उसे जीवित कर दिया। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने अंधकार के पर्दे को फाड़ना चाहा, किंतु व्यर्थ। जितना अधिक वो नेत्र फाड़कर देखता था, अंधकार के पर्दे और अधिक गहन होते जाते थे और ये मालूम होता था कि प्रकृति इस भयावही अंधेरे में मनुष्य के हस्तक्षेप के खिलाफ विद्रोह कर रही थी। आवाज समीप से समीपतर होती गई, यहां तक कि सीढ़ियों पर चढ़ी और सामने द्वार पर आकर रुक गई, जिस पर ताला लगा हुआ था। द्वारपाल भी मेले में गया था। द्वार पर धीमी सी खुटखुट सुनाई दी, ऐसी जैसी आभूषणों से सुसज्जित स्त्री का हाथ द्वार खटखटा रहा हो। फणिभूषण ये सहन न कर सका। जीने से उतरकर बरामदे से होता हुआ दरवाजे पर पहुंचा। ताला बाहर से लगा हुआ था। पूरी शक्ति से उसने द्वार को हिलाया। शोरगुल से उसका सपना टूटा तो वहां कुछ भी न था। वो पसीने से भीगा हुआ था, हाथ पांव ठंडे पड़े हुए थे। उसका हृदय टिमटिमाते हुए दीपक के आखिरी प्रकाश की तरह जलकर बुझने को तैयार था। बारिश की तड़तड़ ध्वनि के अलावा उसे कुछ भी सुनाई न देता था। फणिभूषण से यह वास्तविकता किंचित मात्र भी विस्मृत न हुई थी कि उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी होते होते रह गईं। दूसरी रात को फिर नाटक होने लगा था। नौकर ने इजाजत चाही तो चेतावनी दे दी कि बाहर का द्वार खुला रहे। ये कैसे हो सकता है? विभिन्न स्वभाव के व्यक्ति बाहर से मेले में आए हुए हैं, कोई भी घटना घट सकती है। नौकर ने कहा, नहीं, तुम जरूर खुला रखो। तो फिर मैं मेले नहीं जाऊंगा। तुम जरूर जाओ। नौकर अचंभे में था कि आखिर उनका मतलब क्या है। जब शाम हो गई और चारों ओर अंधकार छा गया तो फणिभूषण उस खिड़की में आ बैठा। आसमान पर गहरा कोहरा छाया हुआ था। घनघोर घटाएं ऐसी तुली खड़ी थीं कि जल थल एक कर दें। चारों तरफ शून्यता का राज्य था। ऐसा मालूम होता था कि सारे संसार का वायुमंडल मौन भाव से किसी मधुर आवाज के सुनने के लिए अपने कान लगाए हुए है। मेंढकों की निरंतर टर टर और ग्रामीण स्वांगों की कंपित ध्वनि भी
उस शून्यता में बाधक नहीं मालूम होती थी। आधी रात के समय फिर संपूर्ण शोर चहल पहल रात्रि के मौन में सोने लगा। रात ने अपने काले वस्त्रों पर एक और काला आवरण डाल लिया। पहली रात की भांति फणिभूषण को फिर वही आवाज सुनाई दी। उसने नदी की ओर नजर उठाकर भी न देखा। ईश्वर न करे कि कोई अनधिकार चेष्टा द्वारा समय से पूर्व ही उसकी आकांक्षाओं का खून कर दे। वो मूर्तिवत बैठा रहा, जैसे किसी ने लकड़ी की प्रतिमा को बनाकर गोंद से कुर्सी पर चिपका दिया हो। पंजों की आहट सुनसान घाट की सीढ़ियों की ओर से आकर मुख्य दरवाजे में प्रविष्ट हुई। चक्कर वाले जीने की सीढ़ियों पर चढ़कर अंदर के कमरे की तरफ बढ़ी। लहरों की प्रतिस्पर्धा में आपने नौका को देखा होगा। इसी प्रकार फणिभूषण का हृदय बल्लियों उछलने लगा। वो आवाज बरामदे से होती हुई शयन कक्ष की ओर आई और ठीक द्वार पर आकर ठहर गई। अब केवल द्वार प्रवेश करना बाकी था। फणिभूषण की आकांक्षाएं मचल उठी। संतोष का आंचल हाथ से जाता रहा। वो अचानक कुर्सी से उछल पड़ा। एक दुख भरी चीख मणि उसके मुख से निकली, किंतु दुख है कि उसके पश्चात मेंढकों की आवाज और बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों की तड़तड़ के अलावा कुछ न था। दूसरे दिन मेला छटने लगा। दुकान उठनी शुरू हो गई। मेला देखने वाले अपने अपने घरों को वापस जाने लगे। मेले की शोभा भी खत्म हो गई। फणिभूषण ने दिन में व्रत रखा और सब नौकरों को आज्ञा दे दी कि आज रात को कोई भी व्यक्ति ना रहे। नौकरों का विचार था कि हमारे मालिक आज किसी खास मंत्र का जाप करेंगे। शाम के समय जब कहीं भी आसमान की टुकड़ियों पर बादल न थे, वर्षा से धुले हुए वायुमंडल से सितारे चमकने लगे थे, पूर्णिमा का चांद निकला हुआ था, हवा भी मंद मंद बह रही थी। मेले से लौटे हुए दर्शक अपनी थकान उतार रहे थे। वो बेसुध सो रहे थे और नदी पर कोई नौका दिखाई न देती थी। फणिभूषण उसी खिड़की में आ बैठा और तकिए से सिर लगाकर आसमान की ओर ध्यान से देखने लगा। उसको उस समय वो याद आया जब वो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। शाम के समय चौक में लेटकर अपनी भुजा पर सिर रखकर झिलमिलाते हुए सितारों को देखकर मणिमल्लिका की सुंदर कल्पना में खो जाया करता था। उन दिनों कुछ समय का विछोह मिलन की आशाओं को अपने आंचल में लिए हुए बहुत ही प्यारा मालूम हुआ करता था, परंतु वो सब कुछ अब स्वप्न मालूम होता था। सितारे आसमान से ओझल होने लगे। अंधकार ने दाएं बाएं नीचे ऊपर चारों तरफ से पर्दे डालने शुरू कर दिए और ये पर्दे आंख की पलकों की भांति परस्पर मिल गए। संसार शराबी हो गया, किंतु आज फणिभूषण पर एक विशेष प्रकार का असर था। वो अनुभव कर रहा था कि उसकी आशाओं के पूर्ण होने का समय समीप है। पिछली रातों की भांति किसी के पांव की आहट फिर स्नान घाट की सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। फणिभूषण ने आंखें बंद कर ली और विचारों में मगन हो गया। पांव की आहट मुख्य द्वार से प्रविष्ट होकर संपूर्ण मकान में होती हुई शयन कक्ष के द्वार पर आकर विलीन हो गई। फणिभूषण का पूरा शरीर कांपने लगा, परंतु वो दृढ़ निश्चय कर चुका था कि अंत तक आंखें नहीं खोलेगा। आहट कमरे में प्रविष्ट हुई। खूंटी पर पड़ी साड़ी, ताक के लैंप, खुले हुए पानदान और अन्य वस्तुओं के पास थोड़ी थोड़ी देर ठहरी और अंत में फणिभूषण की कुर्सी की तरफ बढ़ी। अब फणिभूषण ने आंखें खोल दी। धीमी धीमी चांदनी खिड़की से आ रही थी। उसकी नजर के सामने एक ढांचा, एक हड्डियों का पंजर खड़ा था। उसके रोम रोम में छल था, कलाइयों में कड़े, गले में माला। सारांश ये कि प्रत्येक जोड़ जड़ाऊ आभूषणों से दमक रहा था। संपूर्ण आभूषण ढीले होने के कारण निकले पड़ते थे। आंखें वैसी ही बड़ी बड़ी और चमकीली, परंतु प्रेम भावना से खाली थीं। 18 वर्ष पूर्व विवाह की रात को शहनाइयों के मीठे स्वरों में इन्हीं मोहिनी आंखों से मणिमल्लिका ने फणिभूषण को पहली बार देखा था। आज वही आंखें बारिश की भीगी चांदनी में उसके मुख पर जमी हुई थीं। पंजर ने दाएं हाथ से संकेत किया। फणिभूषण स्वयं चल पड़ने वाली मशीन की भांति उठा और पंजर के पीछे पीछे हो लिया। हर कदम पर उसकी हड्डियां चटक रही थीं। आभूषण झंकृत हो रहे थे। वो बरामदे से होते हुए सीढ़ियों के नीचे उतरे और उसी पथ पर हो लिए जो स्नान घाट को जाता था। अंधेरे में जुगनू कभी कभी चमक उठते थे। मध्यम धीमी चांदनी पेड़ों के गहन पत्तों में से निकलने के लिए प्रयत्नशील थी। वो दोनों नदी के किनारे पर पहुंचे।
पंजर ने सीढ़ियों से नीचे उतरना आरंभ किया। जल पर चांदनी की छाया नदी की लहरों से क्रीड़ा कर रही थी। पंजर नदी में कूद पड़ा। उसके पीछे फणिभूषण का पांव भी नदी में गया। उसकी स्वप्न की छलना टूटी तो वहां कोई न था, केवल पेड़ों की एक पंक्ति चौकीदारी कर रही थी। अब फणिभूषण के सारे बदन पर कंपन छाया हुआ था। फणिभूषण भी एक अच्छा तैराक था, किंतु अब उसके हाथ पांव अपने बस में न थे। दूसरे ही पल वो नदी के असीम जल में जा चुका था। इस दर्द से भरे हुए अंत पर स्कूल के अध्यापक ने कक्षा को समाप्त किया। उसकी समाप्ति पर हमें फिर एक बार शून्य वायुमंडल का एहसास हुआ। मैं भी खामोश था। क्या आप इसको कहानी कहते हैं? उसने शक की मुद्रा में पूछा। नहीं, मैं तो इसे सत्य नहीं समझता। प्रथम तो इसका कारण यह है कि मेरी प्रकृति उपन्यास और कहानी लेखन से ऊंची है, और दूसरी वजह यह कि मैं ही फणिभूषण हूं। मैंने बात को काटकर कहा। स्कूल का अध्यापक कुछ अधिक बेचैन नहीं था। किंतु आपकी पत्नी का नाम? उसने पूछा। नर्मदा काली। तो दोस्तों, आशा करती हूं आपको आज की ये कहानी पसंद जरूर आई होगी। जल्दी ही आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपने अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।